हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी के जो केस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के 2022 के वो कंप्लीट कर देंगे। सीआरपीसी के जजमेंट्स आज पूरे हो जाएंगे। 8 जजमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 2 टर्म्स पे। आज नवा जजमेंट है, निर्णय है। देखें नवा निर्णय क्या कह रहा है। इकराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान किस धारा का है इसमें? मेनली सीआरपीसी की धारा 427 की बात हुई है इसमें। 427 धारा सीआरपीसी की कहती है, ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। पहले किसी की दोष सिद्ध हो चुकी है तो फिर अगर उसको दोष सिद्ध किया जाता है तब क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरह से दंडादेश में कथन अभिलिखित करना चाहिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय या न्यायाधीश को, ये बात इस मामले में बताई गई है। हुआ क्या है एग्जैक्टली मामला, पहले समझ लें थोड़ा सा समरीज केस की। अपीलार्थी जो विद्युत उपकरण के चोरी के 9 मामलों में एक ही दिन दोष सिद्ध किया गया था को विचारण न्यायालय के द्वारा प्रत्येक दोष सिद्धि के लिए 2 वर्ष का कारावास दिया जाना, तदनुसार उसे 18 वर्ष तक कारावासित किए जाने, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी है, की वैधता। बड़ा गंभीर मामला था। जैसा कि आप जानते हैं चोरी में जो है 3 साल तक का प्रावधान है चोरी की सज़ा के लिए। तो हुआ क्या, विचारण न्यायालय ने चोरी के एक ही व्यक्ति है, एक ही मामला है, 9 मामले मतलब एक ही तरह का केस है चोरी का और 9 मामले हैं चोरी के, और 9 में 2-2 साल की सज़ा मतलब टोटल 18 साल की सज़ा दे दी विचारण न्यायालय ने। और इसमें त्रुटि क्या हुई है, त्रुटि भी आगे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या खामी निकाली इसमें, वो बताएंगे हम आगे चल के आपको। कुल मिला के 2-2 वर्ष के से लेके 9 मतलब 2-2 वर्ष की सज़ा का 9 बार 9 मामलों में 18 साल की सज़ा दी गई। और ख़ास बात ये थी कि उच्च न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय की जो दोष सिद्ध थी उस पर मोहर लगा दी, उससे सहमत हो गया, उसकी पुष्टि कर दी। चूंकि मामला गड़बड़ था तो जो अपीलार्थी था वो उच्चतम न्यायालय पहुंच गया और उसने अपील की कि ये जो मामला है जो हमें दंडादेश किया गया है, दोष सिद्ध की गई है, वो सीआरपीसी की धारा 427 का उल्लंघन कर रहा है। क्या उल्लंघन है देखें निर्णय सार में, अब हम समझें तब आप पूरी बात क्लियर समझ पाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के निर्वचन पर आधारित वाद मोहम्मद जाहिद बनाम राज्य 2021 के मामले में स्थापित, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि स्थापित विधि के विचार में विचारण न्यायालय को सभी दंड एक साथ चलने का स्पष्ट निर्देश देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने भी जब आक्षेपित आदेश पारित किया इस पहलू पर विचार नहीं किया, तदनुसार आक्षेपित आदेश निरस्त। विचारण न्यायालय का दंडादेश साथ साथ चलने हेतु निर्देशित। बहुत बड़ी जो अभी हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी त्रुटि जो की विचारण न्यायालय ने और साथ साथ उच्च न्यायालय ने, वो ये त्रुटि थी कि 427 जो सीआरपीसी की धारा है इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब आप एक ही तरह के या किसी अपराध के पहले दोष सिद्ध हुआ है उसी अपराध के लिए या किसी भी अपराध के लिए जब आप दोबारा दोषी सिद्ध करें किसी व्यक्ति को, तो आप निर्देशित करें, उसको लिख के दें, अपने अपने निर्णय में लिखें ये बात कि सारे दंड साथ साथ चलेंगे। कहने का मतलब है साथ साथ चलते तो 2 साल की सज़ा 9 मामलों में साथ साथ चलती तो सिर्फ 2 ही साल सज़ा भुगतना पड़ती उस अभियुक्त व्यक्ति को जिसने चोरी की थी, जिस पर चोरी का मामला था। मगर आपने साथ साथ ना लिख के आपने एक के बाद एक लिख दिया कि पहले एक की दोष सिद्ध की सज़ा भुगते हैं फिर दूसरे की, तो कुल मिला के उस बेचारे को 18
साल की सज़ा आपने दे दी, जो कि बहुत गलत है, विधि विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी कारण से जो विचारण न्यायालय का निर्णय था कि 18 साल तक सज़ा भोगिए आप, वो निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उच्च न्यायालय को भी नसीहत दी कि आपको ध्यान देना चाहिए था, विचारण न्यायालय से अगर कोई गलती हुई है तो आपको उसे सुधार देना चाहिए था। और फाइनली उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय को निर्देश दिया कि आप अपने दंडादेश में ये लिखिए कि सारे जो दोष सिद्धि हैं वो साथ साथ चलेंगी। ये संशोधन करके उसने मामले को निपटा दिया। इसके एडिशन में बात क्या कही है उच्चतम न्यायालय ने, वो देख ले। उपर्युक्त के विचार में अपील अनुज्ञात की जाती है और उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 24/3/2022 निरस्त किया जाता है। आदेशित और निर्देशित किया जाता है कि दंडादेश जो सत्र न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है साथ साथ चलेंगे। वही बात फिर से हाईलाइटेड कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने जो अपील की है, अपीलार्थी ने उसको कबूल कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है अपील को। और उच्च न्यायालय जो निर्णय दिया था 24/3/2022 को हमने निरस्त कर दिया है और निर्देशित और आदेशित किया सत्र न्यायालय को या विचारण न्यायालय को, जिसने विचार किया था सत्र न्यायालय को आदेशित और निर्देशित किया कि आप अपने निर्णय में संशोधन करिए और लिखिए कि सारे जो अपीलार्थी के विरुद्ध जो दंडादेश हैं वो सारे के सारे साथ साथ चलेंगे। ये बात कहते हुए मामला निपटा दिया गया एकराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब इस सेक्शन को जब आप इस केस को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आप कई जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे CRPC की धारा 427 का तो इसमें उल्लेख हो गया। उसके अलावा IPC की धारा 379 में भी 379 में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। 378 379 में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त विचारण जो मामले होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं संयुक्त विचारण की बात आ जाए, जैसे 223 CRPC में बताया गया है। तो इस तरह से जब आप केस लॉ पढ़ते हैं तो कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि आपको कहाँ पर केस लॉ फिट करना है, ये कहाँ फिट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप तब समझ पाते हैं जब पूरा केस लॉ आपके समझ में आ गया हो। अब चूंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, 15-18 दिन बचे हैं। 18 भी क्या, 3 दिन तो कम से कम आप एकदम भूल ही जाते हैं सब कुछ, तो 15 दिन मुश्किल से बचे हैं। इसलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर 9450770772 सर्कुलेट कर दिया है। हम चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर आप जुड़ जाएं। जुड़ने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जो आपके पास ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। उसके अलावा डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी उसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। उसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, प्लीडिंग ऑफ केसेस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर सकेंगे हमारे साथ डायरेक्ट। हालांकि इसकी बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये हमने रखी हुई है और उन लोगों के लिए ये फ़ीस रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं, उनकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। आप जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं है। हमने अपना चैनल नीचे दे दिया, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। जैसे ही आप ये मैटर डालेंगे, ये नाम हमारा डालेंगे, तो आपको आप डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगे, जहां पर डे 1 से लेकर डे 100 तक हमने जो वीडियो दिए हुए हैं उसमें पूरा UP PCSJ और UP SJS का सिलेबस दिया है। उसके अलावा प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सब्जेक्ट वाइज हमने सब मैटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। आप चाहें तो डे वाइज पढ़ लें, आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ लें। हर वीडियो के साथ हमने PDF या हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं। जैसे आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिए, PDF डाउनलोड करिए। बेहतर तरीका ये है, PDF आप अपने हाथ में रखिए और फिर मैटर को समझिए, तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। और वीडियो को कंटिन्यूअसली चलने दीजिए, जिससे बात आपके दिमाग में बैठ जाए और आप जब मेंस लिख रहे हो तो हमारी बातें आपको स्ट्राइक करें और आपकी स्पीड में मदद मिले, आपको मैटर लिखने में मदद मिले। फिलहाल हम लोग चले अगले केस पर।
ये सीआरपीसी का केस नंबर 10 है, निर्णय नंबर 10 है। देख क्या है निर्णय, समझे पहले हम। दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित मामला है और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये सीआरपीसी की धारा 439, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। 439 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इससे संबंधित धारा है, पता होगा। 439 धारा हम आपको पढ़ा चुके हैं अपने लेक्चर में, पूरा हमने समझाया था, बहुत डिटेल्ड स्टडी कराई थी 439 की। ये एग्जैक्टली बताती है आपको कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को जमानत देने में क्या विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। धारा का शीर्षक है जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। मतलब विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जमानत देते हैं। हुआ क्या है मैटर में, प्रावधान क्या है समझ लें। पहली बात तो धारा 439 है। दूसरी चीज क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302-34 के अंतर्गत लंबित आपराधिक मामलों में प्रत्युत्तरदाता संख्या 2, जो कि अभियुक्त है, को विचारणा लंबित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ, लखनऊ पीठ के द्वारा मात्र समानता के आधार पर जमानत प्रदान करने की वैधता। हुआ क्या मामले में, संगीन अपराध हुआ है 302-34, और उस मामले में विचारण न्यायालय के दौरान ये मामला लंबित है, विचारण चल रहा है अभी। उसी दौरान उच्च न्यायालय ने क्या किया, उच्च न्यायालय की जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ है, उसने समानता के आधार पर किसी व्यक्ति को जमानत प्रदान कर दी। अब आगे क्या हुआ है, निर्णय सार को देखें तब आप पूरी बात एकदम क्लियर समझ पाएंगे। निर्णय सार में पहला बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने बताया, पहले बिंदु में कहा अपने निर्णय के कि एक नियमित जमानत प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 एक दिशा निर्देशित सिद्धांत है, जिसमें न्यायालय जमानत प्रदान किए जाते समय अनेक पहलुओं को विचार में लेता है। इसलिए इस शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी पूर्वक प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्थापित सिद्धांतों पर ही किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था अभी आपको कि ये विशेष शक्ति है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को, कि वो किसी व्यक्ति को जमानत प्रदान कर सकता है धारा 439 के अंतर्गत। मगर उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब जमानत दे कोई भी न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो सेशन न्यायालय हो, अगर वो 439 के अनुसार, जो कि नियमित जमानत से संबंधित धारा है, उसमें जब जमानत देगा तो हर चीज़ को, जो कि उस मामले से संबंधित परिस्थितियां हैं, तथ्य हैं या विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत हैं, उन सबको बहुत बारीकी से समझेगा, तब जमानत प्रदान करेगा, यूं ही नहीं। दूसरे पॉइंट पे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, देखें। जमानत प्रदान किए जाते समय न्यायालय को जिन स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में लेना चाहिए, उनमें से अधिभोग की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोष सिद्धि पर दंड की कठोरता, अभियुक्त का चरित्र व्यवहार, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की संभावना, जनता और राज्य की व्यापक हित और समान रूप से अन्य विचारणीय तथ्य शामिल हैं। बहुत बड़ा वर्णन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि आपको पता है, जब आप जमानत दे रहे हैं, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप जमानत दे रहे हो तो सबसे पहले बात तो आप जो विधि द्वारा स्थापित मामले हैं उनको ध्यान में रखें। उसके अलावा जो अभियोग है, उस पर शायद हमने अधियोग कह दिया था पिछली बार, अभियोग है, जो अभियोग की जो प्रकृति है उस व्यक्ति के विरुद्ध, उसको आपको देखना चाहिए। उसके अलावा आपको देखना चाहिए कि साक्ष्य किस तरह के मिल रहे हैं, या दोष सिद्धि पहले हुई है या नहीं हुई है, या दोष सिद्ध या जो दोष सिद्ध की कठोरता क्या है, मतलब किस तरह का अपराध किया गया है, या अभियुक्त का चरित्र कैसा है, या व्यवहार कैसा है, या वो साक्षियों को परेशान तो नहीं करेगा, या फिर उसकी जमानत से राज्य या जनता पर कोई व्यापक असर तो नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे
तब जाके आप जमानत प्रदान करेंगे। ये बात बताई अपने दूसरे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरे बिंदु में क्या कहा, जब न्यायालय जमानत प्रदान करे तब अपने मस्तिष्क का उपयोग करना और कारण लेखबद्ध करना उसका कर्तव्य है। पूरी बात क्लियर हो गई कि दोनों पहलू में दो दो बिंदुओं में ऊपर जो बात बताई थी उन सबको देखने के बाद चूंकि न्यायालय जमानत दे रहा है, उसको विशेष शक्ति है, तो अपने इस्तेमाल करेगा अपने दिमाग का, मस्तिष्क का, और उन कारणों को लेखबद्ध भी करेगा। तो ये उसका कर्तव्य है न्यायालय का, यूं ही नहीं कोई बात कर देगा। चौथी और एक आखिरी बात, एक बार जमानत प्रदान कर दिए जाने के बाद जमानत निरस्त करते समय भी अति सावधानी अपेक्षित है और उसे तकनीकी रूप में निरस्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, अगर आपने किसी व्यक्ति को एक बार जमानत दे दिया है तो आप उसकी जमानत को भी अगर निरस्त कर रहे हैं, चूंकि धारा 437 और धारा 439 दोनों में ही अधिकार है कि अगर आप जमानत दे सकते हैं तो उसकी जमानत को निरस्त भी कर सकते हैं। तो अगर आप निरस्त कर रहे हैं किसी की जमानत को तो भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सारी तकनीकी पहलुओं को देखते हुए तब जमानत निरस्त करना चाहिए। कहने का मतलब है, ना तो आपको बिना तकनीकी पहलुओं को देखे जमानत देना है और ना ही बिना तकनीकी पहलुओं को देखे हुए जमानत निरस्त करना है। दोनों ही पहलू पर आप बहुत गहन मंथन करेंगे तब जाके आप जमानत प्रदान करेंगे या जमानत निरस्त कर देंगे। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले को निर्धारित कर दिया और मामले की पुष्टि कर दी। अब हम लोग चले अगले निर्णय नंबर 11 पर। कहने का पूरे का निचोड़ का मतलब यह है कि जो सेशन न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो सिर्फ किसी समानता के आधार पर किसी को जमानत नहीं दे सकते कि उनको जमानत मिल गई है तो इनको भी मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि विशेष शक्तियां हैं सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को, इसलिए उनको हर पहलू पर ध्यान देके तब जाके जमानत प्रदान करनी है या जमानत निरस्त करनी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देशित कर दिया है। किस केस में? जाहिद वाला जो केस था, अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसमें केस का नाम था वो दूसरे केस की बात कर रहे थे, जाहिद वाला इससे पिछले वाले केस में था, उसमें नहीं है। सिर्फ इतना ही आप समझें कि सिर्फ समानता के आधार पर जमानत नहीं प्रदान कर दी जाएगी, सारे पहलू टटोल के देख के तब जमानत प्रदान होगी या जमानत निरस्त होगी। अब चले अगले पेज पर। ये सीआरपीसी का निर्णय नंबर 11 है। क्या है निर्णय? अमृत लाल बनाम शांतिलाल सोनी और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है इसमें? मेनली जो धारा आपकी 468 है सीआरपीसी की, जिसमें परिसीमा काल के बारे में बताया है, हमने विस्तृत पढ़ाई है ये धारा 468 अपने लेक्चर में। जैसा कि हम बताते जा रहे हैं, आप कोशिश करें, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट है आपके पास, जो जिस सब्जेक्ट का आप केस लॉ पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो सेक्शन रिकॉल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने अपने लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाके सीआरपीसी को खोलें, सीआरपीसी में जाके आप आइडिया लगा लें कि किस वीडियो में होगा, और वहाँ पे जाके उस सेक्शन को पहले पढ़ लें, तब केस लॉ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो परसीमा काल के बारे में हमने विस्तृत पढ़ाया है कि कब से शुरू होता है, किन मामलों में कितना से परसीमा काल होता है, सारी चीज़ बता चुके हैं हम। आप यहाँ पर केस लॉ को देखें। परसीमा काल प्रारंभ होने की तिथि के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरी बात बताई गई है, धारा 468 के ही बारी में है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत न्यास भंग के अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त करने की वैधता। हुआ क्या है? धारा 406 जैसा कि आप जानते हैं न्यास भंग के लिए दंड का प्रावधान करती भारतीय दंड संहिता की धारा 406, जो न्यास भंग आप करते हैं उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है 406 में। तो न्यास भंग के लिए जो संज्ञान करने के लिए आवेदन किया गया था, उस आवेदन के आधार पर आदेश को निरस्त कर दिया गया। अपराध मतलब, कहने का मतलब यह है
कि न्यास भंग के अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो ये निरस्त करना ठीक था या नहीं था, इस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। देखें निर्णय सार क्या है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रावधान सिर्फ आपको इसलिए समझना होता है कि आप इस केस लॉ को कहाँ फिट करेंगे। प्रावधान सिर्फ आपके लिए है, आपको उत्तर में सिर्फ निर्णय सार लिखना है। निर्णय सार देखें। श्रीमती सराह महतू बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसके निदेशक डॉक्टर के.एम. चेरियन के माध्यम से, मतलब जो मामला आया वो आया डॉक्टर के.एम. चेरियन के माध्यम से आया और अन्य 2014, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस मामले में क्या है देखें, आप पहले समझ लें। इस मामले में संविधान पीठ के द्वारा स्थापित विधि के विचार में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अंतर्गत परसीमा काल की गणना हेतु प्रासंगिक तिथि वो तिथि है जिस तिथि पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है, या वो तिथि जिस पर अभियोजन संस्थित किया गया है, और ना कि वो तिथि जिस पर अभियोजन संस्थित किया गया है, और ना कि वो तिथि जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम पहले भी आपको 2014 का एक केस दिशा निर्देशित केस दे चुके हैं कि आप जो केस था श्रीमती सराह महतू बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि इसके निदेशक एस.के. चेरियन के माध्यम से दाखिल किया गया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको दिशा निर्देश दे दिया था कि आप अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार परिसीमा काल की गणना कर रहे हैं तो आप गणना उस तिथि से करें जिस पर परिवाद प्रस्तुत हुआ था या जिस पर अभियोजन संस्थित किया गया था, जिस तिथि पर, ना कि आप उस तारीख से उसके संज्ञान को ना कि उस तिथि से परिसीमा काल को संज्ञान में लें, जिस परिसीमा काल को जोड़ें जिस तारीख से मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है। मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेना अलग बात है, वाद संस्थित हो गया तब से आप परिसीमा काल को जोड़ना शुरू कर दें, सीधी सी बात है। तदनुसार आक्षेपित आदेश निरस्त, परिवाद पर विचारण जारी रखने हेतु निर्देशित। कहने का मतलब है जो मामला जो लोअर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, इन्होंने कह दिया कि परिसीमा काल के बाहर आप आ गए हैं, इसलिए आपका केस का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो अपील उच्चतम न्यायालय में हुई, अपीलार्थी को उच्चतम न्यायालय ने राहत दी, कहा ठीक है आप जाइए और आपका परिसीमा काल उस समय से शुरू है जिस दिन से आपने परिवाद संस्थित किया था, और हम निर्देशित करते हैं विचारण न्यायालय को कि इनके केस को जो आपने पहले निर्णय दिया था वो आपका निर्णय गलत है और अब आप निर्देशित करते हैं कि इनका विचारण जारी रखा जाए। फिर आगे क्या कहा इस केस में, संविधान पीठ द्वारा स्थापित विधि को विचार में लेते हुए इस मामले में परिवाद 10/7/2012 को प्रस्तुत किया गया था और अपराध 4/10/2009 को कारित हुआ था, इसलिए परिवाद 3 वर्ष की अवधि के भीतर था, इसलिए उस उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता है। बात समझ गए होंगे आप कि हुआ क्या है। अपराध हुआ 4 तारीख 10वां महीना 2009 को और परिवाद प्रस्तुत किया गया 10 तारीख 7वां महीना 2012 को, मतलब 3 साल के अंदर परिवाद संस्थित कर दिया गया था, इसलिए इसका विचारण किया जाना विधिपूर्ण था। और उच्च न्यायालय ने, चूंकि परिसीमा काल के अंतर्गत ये आ रहा था, 3 साल की परिसीमा काल होता है, और चूंकि उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को निरस्त किया, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इनके मामले को संज्ञान न लेकर आपने गलत किया, इसलिए आपका निर्णय निरस्त किया जाता है, और विचारण न्यायालय को आदेशित किया कि आप इनका मामले को संज्ञान लीजिए और आगे विचारण पूर्ण करिए। इस तरह से ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब हम लोग चले अगले पेज पर। सुप्रीम कोर्ट का सीआरपीसी का निर्णय नंबर 12, और ये आखिरी निर्णय है सीआरपीसी का। इसके साथ ही 2022 के सारे जो लीडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के
वो कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट इसलिए हो जाएंगे, कुछ केसेस कॉमन हैं जो हमने आईपीसी में पढ़ा दिए हैं, कुछ केसेस कॉमन ऐसे हैं जो हमने एविडेंस में पढ़ा दिए हैं। अब आपके पास एविडेंस भी हो गया, आईपीसी भी हो गई, और आज सीआरपीसी भी हो जाएगी। इसलिए जो भी आपराधिक मामलों से रिलेटेड केस लॉज होंगे उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपराधिक मामलों से संबंधित प्रश्न आएंगे वो इन्हीं केस लॉज से आएंगे। इन 3 सब्जेक्ट से संबंधित केस लॉज को आप एक साथ पढ़िएगा, एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी को। जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में एविडेंस एक्ट को खूब अच्छे से पढ़ा है, मगर आप आईपीसी के केस लॉज पढ़ने में लापरवाही दिखा रहे हैं, और सीआरपीसी के में भी। तो आप तीनों लॉज को, एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी के तीनों के जजमेंट्स को, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को एकदम कायदे से पढ़िए, कायदे से समझिए। यहीं से प्रश्न आएगा या यहीं से प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में ना कहिएगा कि समझाया नहीं गया था। निर्णय नंबर 12 देखें। कह काशन कौसर उर्फ सोनम और अन्य। कह काशन लिखा हुआ है केस उसमें, मैट केस में कह कशा भी हो सकता है ये। उर्फ सोनम है बनाम बिहार राज्य और अन्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें आपकी सीआरपीसी की धारा जो 482 है उसका जिक्र हुआ है। 482 धारा आप जानते हैं, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसको काफ़ी विस्तृत कर सकता है, काफ़ी ब्रॉड शक्तियां प्राप्त हैं उच्च न्यायालय को, और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कानून में रह के कर सकता है। तो देखना यहाँ ये है इस केस में कि क्या उच्च न्यायालय ने अपनी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको सही से उपयोग किया है या कि नहीं किया है, या ज़्यादा कर दिया है या कम रह गया है। तो प्रावधान मेनली है धारा 482 और भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 379, 354, 498 का सपठित धारा 34 सामान्य आशय के अंतर्गत दर्ज परिवार में पति के नातेदारों को दहेज मांगने के आरोप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने से उच्च न्यायालय द्वारा इनकार करने की वैधता। क्या हुआ है, मामला आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 379, 354, 498 का और 34 सपठित 34 के साथ परिवाद दर्ज किया गया है। किसके विरुद्ध? नातेदारों, पति के और नातेदारों के विरुद्ध किया गया है जो कि दहेज मांग रहे थे। और उच्च न्यायालय ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट थी उसको निरस्त करने से इनकार कर दिया। तो क्या ये अधिकार उच्च न्यायालय को है कि नहीं है, कि ये देखना है हमें निर्णय सार में। निर्णय सार को समझ लें आप बिल्कुल क्लियर कट। जहां की प्रत्युत्तरदाता संख्या 5 जो कि विवाहिता है के द्वारा दर्ज FIR में अपीलार्थी गण को उसके पति के नातेदार जो पति के नातेदार हैं के नाम दर्ज कराकर उनके विरुद्ध दहेज में कार मांगने का आरोप लगाया गया है, किंतु उनकी भूमिका के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। वहां ये एक सार्विक कहते हैं सर्वग्राही को, सार्विक आरोप की श्रेणी का अभियोग है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी आशायित करता है। इस प्रकार के मामलों में इस न्यायालय ने अनेक बार चेतावनी दी है, फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अंतर्गत अपराध की आड़ में इसका दुरुपयोग अभी भी जारी है। न्यायालयों को ऐसे अभियोजनों को जारी रखने में सतर्कता व सावधानी बरतनी चाहिए। पहले बिंदु को समझ ले। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्कुल दिशा निर्देश करते हुए कहा है कि जो लोग, क्योंकि ये 498 धारा जो थी 498 का, ये मानसिक भारतीय दंड संहिता की धारा है, ये 498 का, इसमें
जो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था विवाहित महिलाओं को, उनकी सुरक्षा के लिए धारा बनाई गई। अब चूंकि ये धारा बनाई तो गई थी सुरक्षा के लिए, मगर महिलाएं इसका दुरुपयोग करने लगीं। कहीं पर भी कोई जरा सी घर में कलह हुई, कुछ परेशानी हुई, उन्होंने 498 का मुकदमा लिखा दिया पति के खिलाफ। पति के रिश्तेदार सारे इसमें लपेटे में आ जाते हैं। तो इस धारा का होने लगा दुरुपयोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जब आपके पास एफआईआर की विवाहित महिला ने, तो उसने अपने नातेदारों का नाम लिखवाया और कहा कि हमसे कार मांग रहे हैं, मगर उसके बाद उनकी भूमिका के बारे में नहीं बताया। सिर्फ एफआईआर करने के बाद उनके साक्ष्य, उनसे संबंधित बातें और आगे कार्रवाई के बारे में वो गोल हो गई महिला। गोल मतलब महिला ने कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया, कोई स्पष्ट उनका उल्लेख नहीं किया, स्पष्ट व्याख्या नहीं की। इसलिए हमें लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें लगता है ये मामला जो था सार्विक श्रेणी का है। सार्विक श्रेणी का मतलब ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है विवाहित महिला इस धारा का। और सारे न्यायालय, चाहे वो विचारण न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जब वो इन धाराओं के अंतर्गत 498A के अंतर्गत मामले को संस्थित करें, उसमें विचारण कर रहे हों, उनका संज्ञान कर रहे हों, तो बहुत सावधानी बरतना चाहिए। ऐसा ना हो किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हों और उससे सजा दे रहे हों। दूसरी बात में, दूसरे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, पटना उच्च न्यायालय को अपीलार्थी गढ़ की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए अभियोजन कार्यवाही को निरस्त कर देना चाहिए था, जैसा कि के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य द्वारा 2018 के मामले में स्थापित विधि के विचार में उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपके सामने जब मामला आया था कि आप इस एफआईआर जो गलत लग रही है उसको निरस्त कर दें, और आपने निरस्त ना करके इस एफआईआर को गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि हम पहले ही के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य 2018 के मामले में आपको बता चुके हैं कि आप इन आधारों पर, अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध मामला है, कोई महिला संदिग्ध मुकदमा लिखा रही है, तो उस मामले को आगे ना बढ़ाएं, निरस्त करें। और आपने इस जो सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य का मामला है उसके निर्देशों को फॉलो ना करके आपने जो एफआईआर जो लिखाई गई थी विवाहिता द्वारा, उसको निरस्त ना करके आपने गलत किया। इसीलिए आपके आदेश को निरस्त किया जाता है। आपको चाहिए था कि जो गलत एफआईआर है, जो इस धारा 498A का दुरुपयोग कर रही है, उस मामले को आप निरस्त करते। आपने निरस्त ना करके गलत किया, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय जो था उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। और जो अपीलार्थी था, जो पीड़ित था, उसको लाभ मिला, उसको न्याय मिला, क्योंकि धारा का दुरुपयोग किया जा रहा था 498A का। फाइनली ये आपका अब सीआरपीसी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सीआरपीसी भी कंप्लीट हो गई आपकी, आईपीसी भी कंप्लीट हो चुकी है, एविडेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित या दंड से संबंधित सारे मामले आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत कायदे से पढ़ लीजिए। इन्हीं केस लॉज को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए। अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे नंबर से जुड़ जाइए, नहीं जुड़ना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ लीजिए, चाहे डे वाइज के हिसाब। हमने निर्णयों की भी प्लेलिस्ट बना दी है। पहले एक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और ऊपर की तरफ लेटेस्ट में अब हम निर्णय की भी, जैसे हमने एविडेंस एक्ट के निर्णय की 2 दिन के निर्णय हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आईपीसी के 4 दिन के निर्णय हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। अब सीआरपीसी के 3 दिन के निर्णय हैं, इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे। इस तरह से निर्णयों मतलब सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, निर्णयों की भी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। आप चाहे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लें, आप चाहे तो डे वाइज पढ़ लें। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, इस मैटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिए। कंप्लीट मैटर है, कहीं ना भटकिए, सिलेक्शन इतने में ही हो जाएगा। और अपने सारे साथियों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। थैंक यू फॉर
बीइंग अस।